हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4, दैट इज की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने थर्ड चैप्टर में जब पढ़ा था तो गवर्नमेंट के बारे में वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी और हम चैप्टर 4 को उस चैप्टर से एसोसिएट करके पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये सब हम उसमें देख चुके हैं। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होने चाहिए। की एलिमेंट्स एक अलग टर्म है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अलग टर्म है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है ये हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में। क्या होती है याद है? जिसमें पावर लोगों के पास होती है, कंप्लीटली जो गवर्नमेंट बनाने की जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हर डिसीजन लोगों को कंसीडर करके लिया जाता है और अब लोग अपने बिहाफ पे किसी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने लिए वो लॉज बनाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसके की एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका से। जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन के लोग थे जो एक साथ रहते थे, बेसिकली अगर कहो तो डाइवर्सिटी बहुत एग्जिस्ट करती थी, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। वहाँ पे भी बहुत सारी रेसेस के लोग रहते थे। रेसेस का मतलब होता है नस्ल, वहाँ पे भी काफ़ी सारी नस्ल के लोग रहते थे। जैसे वाइट हो गए, आप पिक्चर में देख के ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे ना कि आपको इनके कलर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे अलग अलग कलर के बेस पे ये देखते थे कि अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। कोई वाइट था, कोई ब्लैक था, लेकिन किसी किसी का कलर ऐसा होता कि ना तो वो ज़्यादा वाइट था ना वो ज़्यादा ब्लैक था। जैसे हम बोल देते ना कि सांवला कलर या फिर गेहूं सा कलर जो होता है उस तरीके का था। जो लोग इंडिया से साउथ अफ्रीका गए थे वो फिर वहाँ पे सेटल हो गए और वहाँ से जो पॉपुलेशन बढ़ी तो फिर वहाँ पे हर तरीके के लोग सेटल हो गए। अब देखो, हमें एक माया नायडू का कैरेक्टर बताया गया है। वो एक लड़की होती है, काफ़ी क्यूरियस होती है। जब वो अपने बचपन के सामान को देख रही होती है तो उसमें से उसको एक फ़ोटो मिलती है एक लड़के की। अब वो तो उसको जानती नहीं थी, तो वो अपनी मम्मा को दिखा के पूछती है कि मम्मा ये लड़का कौन है। तो उसकी मम्मी से बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है। अब उसको तो फिर और क्यूरियस होगी वो उसके बारे में, सिर्फ नाम सुन के कि मम्मा मैं तो जानती नहीं हेक्टर पीटरसन कौन है, और आपको कैसे पता कि हेक्टर पीटरसन है, आप इसके बारे में कुछ और बताइए ना। तो जो उसके आगे की स्टोरी है वो उसकी मम्मी उसे बताती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो ये नस्ल के लोग जब एक ही जगह पे रह रहे थे तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। अब वो डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा था और वो किस लेवल तक हो रहा था, तो ये एक स्टोरी के ज़रिए बताया गया है इसमें। तो उसकी मम्मा उसे बताती हैं कि साउथ अफ्रीका में एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन चलता था, जो वाइट लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और वो ब्लैक के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और ये स्कूलों तक भी पहुंच गया था कि जो ब्लैक के बच्चे हैं वो वाइट लोगों के जो बच्चे उनके साथ स्कूल में नहीं जाएंगे। अलग अलग स्कूल बन गए थे, अलग अलग हॉस्पिटल बना दिए थे। बेसिकली जो सारी फैसिलिटीज़ होती थी ना वो वाइट वालों को मिलती थी, यानी कि जो सुपीरियर समझते थे ना खुद को, उनके लिए ही वहाँ पे प्रोवाइड होती थी। ब्लैक लोगों के लिए कुछ नहीं होता था। तो जो ब्लैक लोग थे उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज जोलू थी और जो वाइट लोग थे वो अफ्रीकन लैंग्वेज को बोलते थे, और वो चाहते थे कि जो ये ब्लैक लोग हैं ये भी हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, वो भी इसी लैंग्वेज को बोले। लेकिन ब्लैक को तो ये गलत लगा कि हमें हमारी लैंग्वेज को बोलने से मना किया जा रहा है। तो इसी चीज़ के चलते हेक्टर पीटरसन ने अपोज किया और वो प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज़ का। लेकिन जब किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी तो काफ़ी सारे लोग उनके साथ और जुड़ गए, फिर भी वो प्रोटेस्ट करते रहे। और जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे वो भी वाइट थे, उन्होंने हेक्टर पीटरसन को कहा कि आप ये प्रोटेस्ट करना बंद कर दो और मतलब चले जाओ यहाँ से, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करो और आपको जो कहा गया है वो करो, आपको जो लैंग्वेज बोलने को बोला गया है आप वही करो। लेकिन वो नहीं माने तो उन्होंने क्या किया, हेक्टर पीटरसन पे गोली चला दी। ये 16 जून 1976 का इंसिडेंट है, काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वहाँ पे किस तरह से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, कैसे वाइट लोग ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अब आगे देखते हैं। वहाँ पे बाद में एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी बनी, जिसमें क्या था कि लोग एक ग्रुप में इकट्ठा हुए और उन्होंने जो अपार्थाइड थे उनके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रगल किया। जो साउथ अफ्रीका था उसको
इंडिपेंडेंट या फिर डेमोक्रेटिक बनने में नेल्सन मंडेला का काफ़ी रोल है। वो खुद भी एक ब्लैक थे और बाद में जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी 1994 में, तो वो वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने। अब देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनती है? जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब बनेगी? जब लोगों के पास पावर हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो गया ना ये हमारी हेडिंग से रिलेट, कि हमने जो ये स्टोरी पढ़ी थी अभी कि हेक्टर पीटरसन कौन थे, उनको गोली क्यों मारी गई, और बाद में जो नेल्सन मंडेला आए, इनका क्या रोल था। तो ये सब लास्ट में किससे रिलेटेड हो गया? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फिर से वही बात आ गई कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसे क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो कि ज़रूरी हों। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में से कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है कि हम लॉज मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती हैं उनमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। अब क्या एक ही ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू हम उन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अब सपोज कीजिए जब आप स्कूल से घर जाते हो तो क्या सिर्फ एक ही ऐसा रास्ता है जो आपके घर को अप्रोच करता है? काफ़ी सारे ऐसे तरीके होंगे ना, या कोई गली जाती होगी, कहीं से कोई रोड निकल रहा होगा जिससे कि आप अपने घर पे पहुंच सको। कोई रास्ता छोटा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, लेकिन रास्ते तो होते हैं ना। तो सिर्फ क्या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने का एक ही तरीका होता है या फिर काफ़ी सारे तरीके होते हैं? वो हम इसमें पढ़ेंगे। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसे डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग एक साथ एक ही एरिया में रह रहे हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो हमेशा खुश ही रह रहे होंगे। कभी ना कभी तो उनके बीच में हो सकता है किसी छोटी बात को लेके झगड़ा हो जाए, तो उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। वो चीज़ इसमें देखेंगे। इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट है या उसका की एलिमेंट है, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन वर्ड सुनते ही आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया? तो हम इसमें आगे देखते हैं कि इसको मतलब एक पूरी प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? हमें रेगुलर इलेक्शन क्यों कराने पड़ते हैं, क्यों ज़रूरत होती है रेगुलर इलेक्शंस की? अब इसको हेडिंग से रिलेट करना, ठीक है, कि डेमोक्रेसी किस आइडिया या फिर किस तरीके से डेमोक्रेसी होती है, कि जब डिसीजन मेकिंग पावर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है तब उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। जहाँ पे पावर अल्टीमेटली लोगों के हाथ में होती है वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। अब क्या आपने ये कभी देखा है कि पूरे इंडिया की 135 करोड़ पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट में पहुँच गई कि हमें तो लॉ बनाना है अपने लिए या हमें इस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है? तो ऐसे कभी देखा है? नहीं ना। तो फिर हम पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं? हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। हम जब इलेक्शंस में किसी एक इंडिविजुअल को वोट डाल के उसको अपना लीडर रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके थ्रू हम पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में जाके डिसीजन बनाते हैं और या फिर उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए कि आपने जिस इंसान को वोट दी है वो जीत भी गया, वो पार्लियामेंट में पहुंच गया, लेकिन एक ही महीने बाद उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसे आप चाहते थे, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जितनी आपने उससे उम्मीद की थी, तब आप क्या करेंगे? अब इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होते हैं, तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तब तक कि जब मतलब इलेक्शन होंगे तभी हम कुछ करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के थ्रू जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है वो सिर्फ एक फिक्स पीरियड के लिए आई है, और ये फिक्स पीरियड कंट्री टू कंट्री वेरी भी कर सकता है। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स है, यूएसए में 4 ईयर्स है, तो ये फिक्स पीरियड कंट्री टू कंट्री वेरी भी हो सकता है, लेकिन होता एक पर्टिकुलर टाइम ही है हर इलेक्टेड गवर्नमेंट का। जब एक बार एक गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है तो वो उसी पीरियड के लिए इलेक्ट रहती है। ठीक है, अगर वो उसी पावर में बने रहना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से री इलेक्ट होना पड़ेगा इलेक्शन में। अब इसी तरह से लोगों के हाथ में पावर होती है कि अगर उनको वो इंसान पसंद है, उनका काम करने का तरीका पसंद है, तो वो उसको दोबारा री इलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं तो वो उसको वोट नहीं देंगे और उसको उसकी पोजीशन से हटा देंगे। और ये ज़रूरी भी होता है कि अगर कोई इंसान अपना काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उन्हें वहां से हटाना ही अच्छा होता है। पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। अब रेगुलर इलेक्शंस के थ्रू हमने गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर दिया। अगर नहीं करते तो वो अपनी मर्जी से काम करती, फिर वो लोगों के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए काम करती। तो इसीलिए रेगुलर इलेक्शंस का होना जरूरी है। आगे देखते हैं अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग। क्या सिर्फ इलेक्शन ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम
इन सब प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हम अपने लिए ये चीज़ें देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक कैसे करें। ओनली वे टू पार्टिसिपेट, नो, इलेक्शन इज नॉट द ओनली वे टू पार्टिसिपेट। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इफ रिक्वायर्ड। हम गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेके, उनको समझ के कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो किस बिहाफ पे ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, वो ज़रूरी है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, हम इन चीज़ों के साथ अपडेट होना चाहिए, तभी हम ये बता पाएंगे ना कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। और अगर कोई चीज़ गलत हो रही है और वहाँ पे क्रिटिसाइज करना उनको ज़रूरी है तो हमें करना भी चाहिए। अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ बनाया और आप जाके बोर्ड लेके हाथ में खड़े हो गए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप उनके हर लॉ के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाओगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा या नहीं देगा, या फिर वो अगर गलत है तो किस तरीके से गलत है। उन सारी चीज़ों को समझ के ही हमें उन्हें क्रिटिसाइज करना होता है। अब देखो, अगर मान लिया गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के बिल इंक्रीज कर दिए तो पीपल, जो लोग नॉर्मल जो लोग हैं, वो उस चीज़ से गुस्सा हो जाएंगे और वो अपने गुस्से को बहुत ही शार्पली एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसके थ्रू? रैलीज और सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू। वो कोई वॉयलेंस क्रिएट नहीं कर रहे अभी, वो सिर्फ रैलीज निकाल रहे हैं और सिग्नेचर कैंपेन। जैसे आपने अपनी क्लास में भी कई बार देखा होगा ना कि अगर आपको कोई टीचर पसंद नहीं है तो आप सबके सिग्नेचर करा देते हो कि हमें ये टीचर नहीं चाहिए, लेकिन अगले दिन वो फिर आ जाते हैं, क्योंकि बच्चों के सिग्नेचर कभी कभी वैलिड नहीं किए जाते। जिन्होंने उसको अपॉइंट किया है वो भी तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। आपको हर किसी को थोड़ा टाइम देना चाहिए उनके साथ एडजस्ट होने के लिए। आपको उनके साथ एडजस्ट होना है और उनको आपके साथ एडजस्ट होना है। तो एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले उसके बारे में पूरा समझना है, उसको एनालाइज करना है, तब हमें ये देखना है कि हमें उसे क्रिटिसाइज करना है या नहीं करना। लेकिन इन रैलीज और ये सिग्नेचर कैंपेन जब कंटिन्यूसली चलती रही तो फाइनली गवर्नमेंट को लोगों की ओपिनियन सुननी पड़ी और उनको वो प्राइसेस डिक्रीज करके वापस उसी लेवल में लाने पड़े जितने पहले हुआ करते थे। सिमिलरली पीपल अपने व्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो वो धरने पे बैठ सकते हैं, रिलीज निकाल सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ पता कैसे चलेगी कि अब ये चीज़ गलत हो रही है और ये चीज़ सही हो रही है? तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी हो गया, मैगजीन्स हो गए, इन सब के थ्रू हमें गवर्नमेंट की जो इश्यूज हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनके साथ डिस्कशन में रहना पड़ेगा। उनको घर पे बैठ के या आप बाहर जिनसे भी मिलते हो एक दूसरे से डिस्कस करते रहना पड़ेगा, तभी आप उन चीज़ों से रिलेट रह पाओगे और ये समझ पाओगे कि सोसाइटी में क्या चीज़ सही हो रही है और क्या चीज़ गलत हो रही है। वट इज ट्रू डेमोक्रेसी? अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट। ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है? कि जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट करना अलाउ कर दिया जाए। तो फिर हर सेक्शन के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं मिलता है? ये चीज़ तो गलत है ना। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो लेफ्ट आउट सेक्शन है, जैसे वुमेन्स हो गई, दलित्स हो गए या फिर आदिवासीज हो गई, उन सबको एम्पावर करने के लिए सोशल मूवमेंट करने चाहिए। उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये जो सोशल मूवमेंट है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगी। अलर्टनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑल्सो मैटर अ लॉट। अब हमारी अलर्टनेस और हमारा इंटरेस्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर हम ही किसी चीज़ से अवेयर नहीं होंगे कि हमारे साथ कोई सही कर रहा है या गलत कर रहा है तो फिर हम उसको रोक कैसे पाएंगे? तो अगर कोई, सिर्फ ये गवर्नमेंट के बेसिस पे नहीं है, कोई भी इंसान अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना आना चाहिए और लेना भी चाहिए। आगे देखते हैं, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाए तो उसे रिजॉल्व करना चाहिए। तो वो कैसे रिजॉल्व होता है और बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? अलग अलग लोग होते हैं, उनके ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेके थोड़े थोड़े लेवल पे झगड़े हो जाते हैं और अगर उनको वहाँ पे रिजोल्व नहीं किया जाता तो वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब इस चीज़ को स्टोरी ऑफ माया से कनेक्ट करके देखो। जैसे हेक्टर पीटरसन थे, अब अगर उनसे बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाता कि आप ज़ूलू लैंग्वेज को भी बोलो और अफ्रीकन लैंग्वेज को भी बोलो, तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जिसको जो सूटेबल लगती वो उस लैंग्वेज को बोल लेता। लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं किया गया तो वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया और वॉयलेंस में कन्वर्ट होने की वजह से हेक्टर पीटरसन ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि जो वाइट ऑफिसर्स थे उन्होंने उस पर गोली चला दी
और इस वायलेंस में एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी। तो आपको क्या लगता है कि जो पुलिस ने हेक्टर पे जो गोली चलाई है, क्या वो अवॉइड करने लायक चीज़ है, और अगर है तो कैसे? अब कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ क्यों होती है कि वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब बात करके, किसी के साथ बैठ के, या फिर किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से भी तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो वॉयलेंस में ही कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं? सपोज अगर आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं वहाँ पे आपके पेरेंट्स और आपके जो नेबर अंकल हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अगर उसी टाइम पे कोई थर्ड पर्सन आके उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराने की कोशिश करे तो क्या पता वहीं पे बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर कोई कोशिश ही नहीं करता उसको रिजोल्व करने की तो वो वॉयलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं और नेबर अंकल हैं उनके बीच में मारपीट हो जाए तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें डर और टेंशन क्रिएट हो जाएगी। उस एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सब में डर और टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे वहाँ पे एक थर्ड पर्सन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए, अगर कोई बीच में आता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंट्री के बेस पे है या फिर नेशनल लेवल पे है तो वहाँ पे थर्ड पर्सन का रोल कौन प्ले करता है? गवर्नमेंट प्ले करती है, ठीक है। वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कराती है। रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेटिंग, जैसे देखो अलग अलग रिलीजन होता है तो अलग अलग उनकी प्रैक्टिस भी होगी, वो उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं। तो कई बार इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे एक ही डे पे हिंदू जो रिलीजन के लोग हैं उनका भी कोई फेस्टिवल आ गया और जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं उनका भी कोई फेस्टिवल आ गया और दोनों की सेम डे पे रैली निकल रही हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको शांति के तरीके से काम करना पसंद नहीं आता, वो क्या करेंगे, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे या किसी को पत्थर फेंक के मार देंगे। अब इतनी बड़ी भीड़ है तो उनको एकदम से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं, सबको समझाना आसान नहीं हो पाता। तो वो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट वॉयलेंस में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे भी गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने में। बेसिकली वहां पे पुलिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ऐसे ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने में। रिवर्स भी कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन होती हैं। अब जैसे कोई रिवर है, वो अब रिवर को तो ये नहीं पता ना कि उसको इस रास्ते से बहना है या इस रास्ते से बहना है, वो तो पानी है और पानी तो अपना रास्ता ढूंढ के कहीं ना कहीं से चला ही जाएगा। उसको ये थोड़ी पता है कि मेरे को सिर्फ इस स्टेट तक ही बहना है, दूसरे स्टेट में नहीं जाना। तो इस वजह से भी बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि अगर कोई एक रिवर 2 स्टेट से बहती है तो फिर उसमें ये इश्यू हो जाता है कि इसका ज़्यादा पानी कौन स्टेट यूज़ करेगा या फिर कहाँ के लोगों को इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके उनके बीच में झगड़े चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। फॉर यहाँ पे देखिए, हम इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे ये कर्नाटका है और ये कावेरी रिवर है और यहाँ से कर्नाटका का बॉर्डर टच करिए और यहाँ से तमिलनाडु का, ये इन दोनों के बॉर्डर के से बह रही है, ठीक है। अब इसको ये थोड़ी ना पता है कि मेरे को यहाँ पे रुकना है क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका का बॉर्डर है, आगे तमिलनाडु का शुरू होगा तो मेरे को तमिलनाडु में नहीं जाना। वो तो रिवर है, उसका काम तो बहना है। तो अब क्या करते हैं, कर्नाटका में एक कृष्णा सागर डैम है, ठीक है, कृष्णा सागर डैम है। अब वहां पे जो वो डैम बना रखा है वहां के लोग पानी को कब तक रोकेंगे, जब तक कि वो डैम भर नहीं जाता। और जब वो डैम भर जाएगा तो वहां से बेंगलोर सिटी में जो पानी जाता है उसको उसकी नीड्स को कंप्लीट किया जाता है। अब जब तक वहां पे पानी को स्टोर नहीं करेंगे तो बेंगलोर में पानी कैसे जाएगा। लेकिन वहां पे ज्यादा पानी स्टोर होने की वजह से फिर जो तमिलनाडु में पानी जाता है उसमें कमी आ जाती है और फिर तमिलनाडु के किसानों को पानी कम मिलेगा तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और वो कॉन्फ्लिक्ट कौन रिजोल्व करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आपके घर में भी कई बार हो जाता है ना कि अगर 2 छोटे भाई बहन हैं तो उनका झगड़ा हो जाता है किसी भी बात को लेके, तो आपके पेरेंट्स या फिर आपका अगर कोई और बड़ा भाई या बहन है तो वो आके आपके झगड़े को सुलझाते हैं। अब यहाँ पे वो बड़े भाई या फिर पेरेंट्स का रोल कौन प्ले करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले करेगी। वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेगी जिससे उनके बीच में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पानी का। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और किस किस तरीके से गवर्नमेंट उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने में हेल्प करती है, ये सब हमने इसमें देखा। इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये दोनों टर्म एक दूसरे से अलग नहीं है, ये इंसेपरेबल नहीं है। अगर आप किसी को इक्वल जज करोगे तो आपको उसको जस्टिस दिया है, समझो। अगर आपने किसी को जस्टिस दिया है तो आपने इसको इक्वली ट्रीट किया होगा। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इन्हीं आइडियाज को
कमिटेड करती है। किसको? इक्वलिटी और जस्टिस को। इनके जो आइडियाज होते हैं वो इन्हीं की तरफ कमिटेड होती है। इक्वलिटी और जस्टिस इनसेपरेबल है। आ गया ना ये पॉइंट कि इक्वलिटी और जस्टिस इनसेपरेबल है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बोल दे कि आप किसी एक कॉइन से हेड और टेल को अलग करके दिखाओ, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं ना। तो सेम ये दोनों है कि आप इक्वलिटी को जस्टिस से अलग नहीं कर सकते और जस्टिस को इक्वलिटी से अलग नहीं कर सकते। हमारी कंट्री में जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, तो बाद में उसको बैन कर दिया गया। अगर आज ऐसे कोई प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है तो पुलिस उसको पनिश कर सकती है। तो जस्टिस तभी अचीव हो पाएगा जब आप हर किसी इंसान को इक्वल ट्रीट कर रहे हो। Similarly, government recognize this and makes special provision for groups within society that are unequal. तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करती है जिनके साथ अनइक्वल बिहेवियर हो रहा है और उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाती है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो गर्ल चाइल्ड होती है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन बॉय चाइल्ड की जो वैल्यू ज़्यादा समझते हैं लोग। अब उनको इक्वल लाने के लिए क्या करते हैं? वो गर्ल्स के लिए कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बना देते हैं जिनकी वजह से जो उनका अनजस्टिस हो रहा था उनके साथ अब तक वो कम हो सके। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लड़कियों को उनके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देती है, उनकी फ़ीस कम कर देती है, या फिर जैसे मतलब उनको आने जाने के लिए साइकिल प्रोवाइड करा देती है, बसेस में किराया कम कर देती है। तो ये सारे प्रोविजंस उनके लिए बना दिए जाते हैं ताकि उनके साथ जो इनजस्टिस होता आ रहा है पीछे टाइम में हमारी सोसाइटी के थ्रू हम उसको थोड़ा कम कर सकें। बेसिकली ये था इस चैप्टर का कंक्लूजन। हमने इस चैप्टर को अच्छे से कवर किया। मैंने कोशिश की कि एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा पाऊँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताएं। खुश रहो, मस्त रहो और साथ साथ पढ़ते भी रहो।